नमस्कार। क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ 10,000 रुपए से भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक खड़ी की जा सकती है? सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन यही हकीकत है इन्फोसिस की। ये कहानी है हिम्मत की, मेहनत की और एक बहुत बड़े सपने की। सोचिए, 10,000 रुपए। आज इस रकम की क्या वैल्यू है? शायद एक अच्छा डिनर या थोड़ी बहुत शॉपिंग। लेकिन 1981 में यही 10,000 रुपए एक ऐसे सफर की शुरुआत बने जो आगे चलकर भारत के बिजनेस की पूरी तस्वीर बदलने वाला था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस छोटे से निवेश ने एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी कर दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1981 और जगह थी पुणे। यहाँ कोई आलीशान ऑफिस नहीं था, बल्कि एक बहुत ही मामूली सी एक विनम्र शुरुआत थी जो 7 दोस्तों के एक बहुत बड़े सपने पर टिकी थी। तो ये थे वो 7 विजनरी लोग। और खास बात ये थी कि ये सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि एक ही कंपनी पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स में 7 काम करने वाले सहकर्मी थे। ये सब के सब कोडिंग के जादूगर थे और उन्हें एक बात साफ साफ दिख रही थी कि आने वाला जमाना कस्टम सॉफ्टवेयर का है। और बस उन्होंने उस भविष्य पर अपना सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि वो पहले 10,000 रुपए आए कहाँ से? क्या कोई बड़ा इन्वेस्टर था? नहीं, ये पैसा किसी बैंक से नहीं आया था। ये रकम उधार ली गई थी एन.आर. नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति से। ये उनकी अपनी पर्सनल सेविंग्स थीं, उनकी मेहनत की कमाई। मतलब ये सिर्फ एक कंपनी का नहीं, बल्कि एक परिवार का सपना था जो सचमुच घर के किचन से शुरू हो रहा था। लेकिन देखिए, सिर्फ सपना देखना ही काफी नहीं होता। उसे हकीकत में बदलने का रास्ता कांटों से भरा था। इन्फोसिस की शुरुआत हुई भारत के उस दौर में जिसे हम लाइसेंस राज के नाम से जानते हैं। मतलब हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी इजाजत, और ये इजाजतें बिजनेस को आसान नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन बना देती थी। आप अंदाजा लगाइए उस वक्त बिजनेस करना कितना मुश्किल रहा होगा। आज हम मिनटों में फोन कनेक्शन ले लेते हैं, लेकिन नारायण मूर्ति बताते हैं कि उन्हें सिर्फ एक टेलीफोन लाइन लगवाने के लिए पूरे 1 साल का इंतजार करना पड़ा था। 1 साल! और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक आईटी कंपनी, सोचिए, जिसका तो सारा काम ही कंप्यूटर पर है, उसे अपना पहला कंप्यूटर इंपोर्ट करने में 3 साल लग गए। 3 साल! आज ये बात किसी मजाक जैसी लगती है, पर यही वो माहौल था, यही वो चुनौतियां थीं जिनके सामने इन्फोसिस ने घुटने नहीं टेके। और फिर आया साल 1989, कंपनी के लिए सबसे मुश्किल दौर। एक बड़ा जॉइंट वेंचर बुरी तरह फेल हो गया और कंपनी लगभग बंद होने की कगार पर आ गई। इतना ही नहीं, एक सह संस्थापक अशोक अरोड़ा ने भी साथ छोड़ दिया। हालात इतने खराब थे कि बाकी फाउंडर्स सस्ते होटलों में रुक रहे थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे थे, जबकि उनके साथ काम करने वाले दोस्त उस वक्त तक अपनी गाड़ियां और घर खरीद चुके थे। ये उनके सब्र और उनके सपने की सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। और फिर आया साल 1991। ये वो साल था जब भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ और इसने इन्फोसिस के लिए सब कुछ बदल दिया। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने संघर्ष को एक सुनहरे अवसर में बदल दिया। 1993 में कंपनी ने एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा दांव खेला, अपना आईपीओ लाने का, यानी पहली बार अपने शेयर्स आम जनता को बेचने का। लेकिन यह दांव लगभग उल्टा पड़ गया। किसी को इस नई कंपनी पर भरोसा ही नहीं था और आईपीओ बुरी तरह से अंडर सब्सक्राइब्ड हो गया, मतलब फेल होने वाला था। लेकिन फिर बिल्कुल आखिरी लम्हे में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने 13% हिस्सेदारी खरीदकर इस आईपीओ को बचा लिया। और उसके बाद जो हुआ, उसने तो बाजार में तहलका मचा दिया। लिस्टिंग के पहले ही दिन स्टॉक 60% के प्रीमियम पर खुला। इस जबरदस्त आईपीओ के बाद इन्फोसिस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये कहानी है एक रॉकेट की तरह उड़ान भरने की। 1993 में $5 मिलियन की कंपनी सिर्फ 6 साल में $100 मिलियन की हो गई। और फिर तो जैसे कोई ब्रेक ही नहीं लगा। 2004 तक 1 बिलियन और 2017 तक $10 बिलियन। ये ग्रोथ नहीं थी, ये एक धमाका था। लेकिन इन्फोसिस सिर्फ पैसे नहीं कमा रही थी, वो भारत में बिजनेस करने का तरीका ही बदल रही थी। नैस्डैक पर लिस्ट होने वाली पहली भारतीय आईटी कंपनी बनकर उसने दुनिया को संदेश दिया कि भारत अब मैदान में आ चुका है। और शायद सबसे बड़ी क्रांति थी ईसॉप, यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मतलब कंपनी के मुनाफे में अपने कर्मचारियों को हिस्सेदार बनाना।
ये कॉन्सेप्ट भारत में इससे पहले किसने इतने बड़े पैमाने पर नहीं किया था। तो इन्फोसिस की कहानी सिर्फ डॉलर और बिलियंस की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी संस्था बनाने की कहानी है जिसने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो हमेशा याद रखी जाएगी। और उस ईसॉप स्कीम का नतीजा क्या हुआ? 800 से भी ज्यादा आम कर्मचारी, ड्राइवर, क्लर्क, प्रोग्रामर्स करोड़पति बन गए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि इन्फोसिस सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक परिवार की तरह थी, जहां दौलत ऊपर से नीचे तक सबके साथ साझा की गई। इन्फोसिस की इस जबरदस्त कामयाबी का राज शायद नारायण मूर्ति की इसी एक सोच में छिपा है। उनका कहना था, किसी भी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग और उसकी प्रतिष्ठा होती है और पहली प्राथमिकता हमेशा ग्राहक होता है। इसी फिलॉसफी ने कंपनी की नींव को हमेशा के लिए मजबूत बना दिया। आज की तारीख में इन्फोसिस सिर्फ एक आईटी कंपनी से कहीं ज्यादा है। इन्फोसिस फाउंडेशन के जरिए वो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में जबरदस्त काम कर रही है। मैसूर में उसका जो कैंपस है वो दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी है और आज 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 50 से ज्यादा ग्लोबल ऑफिस के साथ ये उस 10,000 रुपए के सपने का एक जीता जागता शानदार सबूत है। तो आखिर में इन्फोसिस की कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि जब एक बड़ा सपना, मुश्किलों में भी न टूटने वाली हिम्मत और सही उसूलों पर चलने का जज्बा एक साथ मिल जाते हैं तो 10,000 रुपए भी एक ऐसी विरासत बना सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। सोचने वाली बात है ना?